हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एंड आज की क्लास में हम लोग नेचुरल लॉ स्कूल पढ़ने वाले हैं। यस। तो लास्ट क्लास में हमने फिलोसॉफिकल स्कूल एंड सोशलॉजिकल स्कूल कंप्लीट कर लिया था। एंड आज की क्लास में हम लोग नेचुरल लॉ स्कूल पढ़ेंगे। एंड जो कल की क्लास होगी उसमें हम लोग रियल स्कूल कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से सारे स्कूल्स कंप्लीट हो जाएंगे। देन हम विल बी लेफ्ट विद द राइट्स वाला कंसेप्ट एंड जूरिस्प्रूडेंस एंड लीगल पर्सनालिटी वाला कंसेप्ट, जो कि छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, वो उतना टाइम नहीं लेंगे। So let us start today with the natural law school. Just one second. So नेचुरल लॉ स्कूल स्टार्ट करने से पहले आप सबने एक टर्म स्टार्ट, अगर आप लोग लॉ स्टूडेंट्स हैं तो आपने एक टर्म तो स्टार्टिंग से ही सुना होगा फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, जो कि होता है नेचुरल जस्टिस। सुना होगा। ठीक है। क्या होता है नेचुरल जस्टिस? क्या आपके माइंड में आता है व्हेन यू टॉक अबाउट द टर्म नेचुरल जस्टिस? अगर हम नेचुरल जस्टिस के बारे में बात करें तो नेचुरल जस्टिस मतलब जो बेसिक जस्टिस होता है, जो आपका एक जो रीजनिंग होती है ना आपकी खुद की, ठीक है, कि ये सही है ये गलत है, ऑन द फेस ऑफ इट प्राइमा फेसाई जो चीज सही लगे। अच्छा, आपके सिलेबस में लैटिन मैगजीन्स भी हैं और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं, बेसिक बेसिक से आते हैं। तो ये सब आपको पता होने चाहिए। ठीक है। आज हम कुछ लैटिन मैगजीन्स भी डिस्कस करेंगे हमारे लेक्चर से ही रिलेटेड। तो उसमें हम लोग देख लेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमा फेसाई। जिनको पता है उनको ठीक है, और जिनको नहीं पता है, इट मीन्स ऑन द फेस ऑफ इट, जो सामने दिख रहा है, जो क्लियरली दिख रहा है। ओके। सो तो नेचुरल जस्टिस जब हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में क्या बात आती है कि जो बेसिक चीजें हैं, जो दिख रहा है सामने, दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग। ठीक है, दैट इज व्हाट नेचुरल जस्टिस इज। अब हम जब नेचुरल लॉ स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो नेचुरल लॉ स्कूल भी उसी तरीके से होगा। ठीक है, जो भी बेसिक चीजें होंगी, जो भी बेसिक लॉ होता है, जो भी सामने देखने पे ओके ये चीज सही लग रही है ये चीज गलत लग रही है, वही चीजें नेचुरल जस्टिस भी, नेचुरल लॉ स्कूल भी उसी चीजों के बारे में बात करेगा। सो बिलीव दैट देयर आर इनहेरेंट लॉज। इनहेरेंट मतलब क्या होता है, आपने सीपीसी में पढ़ा होगा, देन सीआरपीसी में 482। ठीक है, 484 482, एंड देन आपने सीपीसी में 151 पढ़ा होगा, इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट। तो ये इनहेरेंट पावर्स क्या होती हैं? इनहेरेंट पावर्स वो पावर्स होती हैं जो कि इनहेरेंट होती हैं, मतलब कोई इंसान उसको दे नहीं रहा है। ठीक है। ये पावर्स किसी पर्सन में इनहेरेंट है, किसी के द्वारा नहीं दी गई है। जैसे कि व्हेन वी टॉक अबाउट फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स तो हमको स्टेट देता है ना, वो इनहेरेंट है क्या? हम उनको इनहेरेंट मानते नहीं, हम मानते हैं कि दैट इज गिवन टू अस बाय द स्टेट। ठीक है। इनहेरेंट लॉज, इनहेरेंट पावर्स जो होती हैं, जो कि कोर्ट में ऑलरेडी वेस्ट करती हैं, इट इज नॉट गिवन बाय द स्टैट्यूट। इसका बहुत इजी एग्जांपल ये है कि अगर सीपीसी में से पूरा सीपीसी ही आप स्टक डाउन कर दो, ठीक है, अगर आप पूरा सीपीसी ही स्टक डाउन कर दो, तो भी एक पावर रहेगी जो भी आपके आर्टिकल, सॉरी, सेक्शन 151 में रहेगी, जो कि है इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट। ठीक है। सीपीसी में ये इंपॉर्टेंट एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका। जस्ट वन सेकेंड। या बेटर नाउ। तो सीपीसी में से अगर हम देखेंगे, हम पूरा क्या पूरा सीपीसी ही स्टक डाउन कर देना, तो भी एक पावर रहेगी सिविल कोर्ट के पास, जो कि है सेक्शन 151 में इनहेरेंट पावर्स। मतलब अगर पूरा सीपीसी खत्म हो जाए तो भी सिविल कोर्ट के पास ये पावर्स तो रहेंगी। ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर रही थी कि सिविल में, व्हेन वी टॉक अबाउट सिविल, जो इनहेरेंट पावर्स होती है ना, वो सारी ही सिविल कोर्ट्स को रहती है। मतलब आर्टिकल सेक्शन 151 जो है वो ऑल कोर्ट्स की पावर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप इसको। हाउएवर व्हेन वी टॉक अबाउट सीआरपीसी,
तो सीआरपीसी में इनहेरेंट पावर्स जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट की है। ठीक है, तो सीपीसी और सीआरपीसी में इनहेरेंट पावर्स को लेके ये डिफरेंस है। ठीक है, कि सीपीसी में ऑल सिविल कोर्ट्स हैव दिस पावर, एंड सीआरपीसी में सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर दी है, सारे क्रिमिनल कोर्ट्स को ये पावर नहीं दी है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आर्टिकल सॉरी 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 सेक्शन 151, एंड देन यहाँ पे सीआरपीसी में सेक्शन 482। सिविल में सारे कोर्ट्स को ये पावर दिया जाता है, एंड क्रिमिनल में सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट की ये पावर होती है। ठीक है, तो इनहेरेंट पावर्स होते हैं जो कि इनहेरेंट होते हैं कोर्ट में, किसी दूसरे स्टैट्यूट द्वारा दिया नहीं गया है। सिमिलरली अगर पूरा सीआरपीसी भी आप आज तक डाउन कर दो ना, तो भी कोर्ट्स जो है वो बेसिक फंक्शनिंग अपनी जारी रख सकते हैं अंडर सेक्शन 482। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा 482 और 484, वेल आई एम वेरी श्योर इट्स 482। ठीक है ना, तो हमने इनहेरेंट पावर्स के बारे में डिस्कस कर ली। और हाँ, इनहेरेंट पावर्स का जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट रहता है दूसरे एग्जाम्स में डिस्क्रिप्टिव के लिए, और ऑब्जेक्टिव के लिए सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है 151 482 वाला, और ऑल कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट नाउ दैट आर कॉमन टू ऑल सोसाइटीज। इसका मतलब एक चीज आप समझे, नेचुरल लॉ स्कूल बोलते हैं कि लॉ इज यूनिवर्सल। ठीक है, हिस्टोरिकल स्कूल के बारे में हम बात करते हैं। हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में हिस्टोरिकल स्कूल पढ़ा था। हिस्टोरिकल स्कूल को क्या लगता है, आप आपने रिवीजन करा होगा तो आपको याद होगा, हिस्टोरिकल स्कूल के अकॉर्डिंगली क्या लॉ यूनिवर्सल है या वो नहीं है? थिंक अबाउट इट एंड टेल मी। खुद से सोचिए आप कि हिस्टोरिकल स्कूल में लॉ यूनिवर्सल है कि नहीं है। लॉ यूनिवर्सल नहीं है। आपको याद होगा, मैंने आपको एक फेज बताया था कि ऐसे बोलते हैं ना कि लॉ चेंजेस, हर सोसाइटी को देख के लॉ बदल जाता है। घाट घाट पे जैसे बोलते हैं ना पानी बदलता है, उसी तरीके से हिस्टोरिकल स्कूल का बोलना था कि लॉ जो है वो हर सोसाइटी टू सोसाइटी चेंज होता है, क्योंकि हर सोसाइटी के कस्टम्स अलग होते हैं, हिस्ट्री अलग होती है, पास्ट अलग होता है। अमेरिकन रेवोल्यूशन अलग तरीके से चला है, फ्रांस का जो रेवोल्यूशन था, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, वो अलग चला है। इंडिया में ब्रिटिश का रूल रहा है। सबकी अपनी अपनी हिस्ट्री है, तो अपना अपना पास्ट है, अपना अपना कल्चर कस्टम्स थे। ठीक है, अब हमारा जो सप्तपति सात फेरे चलते हैं, क्या वो अमेरिका में चलते हैं? नहीं ना। तो हिस्टोरिकल स्कूल का मानना था कि लॉ जो है वो यूनिवर्सल नहीं है। लॉ अलग अलग सोसाइटी के अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है। और उनका ऐसा क्यों मानना था? क्योंकि उन्होंने लॉ को कस्टम पे बेस करा था और हिस्ट्री पे बेस करा था। क्योंकि हर जगह की हिस्ट्री अलग होती है, इसलिए हर जगह का लॉ तो अलग हो गई। ठीक है, उन्होंने इस चीज के बारे में बात की थी। हाउएवर जब हम नेचुरल लॉ स्कूल के बारे में बात करते हैं, तो नेचुरल लॉ बोलते हैं कि कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो हर जगह सेम ही होंगे। ठीक है, आप चाहे इंडिया चले जाओ, चाहे आप अमेरिका चले जाओ, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, आप यूरोप चले जाओ, हर जगह कुछ ऐसे लॉज होते हैं जो कि सेम होते हैं। ठीक है, ऐसा इनका मानना है। ये कुछ प्रिंसिपल्स है जो कि सेम होते हैं। अब वो क्या प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो इनहेरेंट लॉज दैट आर कॉमन टू ऑल सोसाइटी, सारी सोसाइटी के लिए, वेदर और नॉट दे आर रिटन डाउन और ऑफिशियली इनैक्टेड। मतलब इन्होंने एक और चीज बात कर ली। अब आप देख रहे हो मैंने आपको एक लाइन में से कितने सारे पॉइंट्स बता रही हूँ मैं नेचुरल लॉ स्कूल के। इस तरीके से आप कंटेंट्स निकालते हो। ठीक है, इस तरीके से आप उसको याद करने के लिए इजी बनाते हो। अगर मैं आपको ये लाइन अभी दे दूं, ये लाइन रट रट के आओ, आप रट पाओगे? नहीं रट पाओगे। ठीक है, एज इट इज आप उसको याद ही नहीं कर सकते हो, है ना। अगर मैं आपको बोल दूं कि आप इसको पॉइंट वाइज याद कर लो, एक याद कर लेना इनहेरेंट, एक याद कर लेना कॉमन टू ऑल सोसाइटीज मतलब यूनिवर्सल, फिर आप एक याद करना यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। ठीक है, तो दैट विल बी मोर इजियर। तो रिटन डाउन और ऑफिशियल एनैक्टेड है या ना है, मतलब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लॉ कोडिफाइड है, अनकोडिफाइड है। बस कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो आपको मानने पड़ेंगे, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, सारी सोसाइटीज को फॉलो करने हैं, सेम तरीके से फॉलो करने हैं, ये उनका मानना है। ठीक है, दिस स्कूल ऑफ थॉट टेल्स अस दैट लॉ इज रैशनल एंड रीजनेबल। तो यहाँ पे फिलोसफिकल स्कूल का एस्पेक्ट आ जाता है कि लॉ को रीजनेबल होना चाहिए, नेचुरल लॉ है। आपकी एक समझ, एक ये जो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग होती है लॉ की, लॉ भी छोड़ो, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग।
ठीक है, तो जो भी बेसिक जो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग होती है ना, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ठीक है, तो जो बेसिक ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग होता है राइट एंड रॉन्ग की, वो हर इंसान में एग्जिस्ट करती है। अब मैं जब ये बारे में बात कर रही हूँ तो आपको कौन सा स्कूल याद आ रहा है? ये जो एलिमेंट है ये किस स्कूल का है? थिंक अबाउट इट। ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल स्कूल का भी है, इसमें थोड़ा सा एस्पेक्ट सोशियोलॉजिकल स्कूल का भी है। ठीक है, सो बेसिकली इनहेरेंट लॉज हमने फर्स्ट करा था कि ये लॉज अपने आप एग्जिस्ट करते हैं। नेचुरल लॉ कोई कमांड ऑफ द सोवरेन नहीं हो रहा है कि एक सोवरेन आ रहा है एंड वो एक कमांड दे रहा है, मतलब वो ऑर्डर दे रहा है कि इस तरीके से लॉज चलेंगे। ठीक है, तो कोई थर्ड पर्सन आके नहीं बता रहा है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, दे आर कॉमन टू ऑल सोसाइटीज, मतलब प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए पॉइंट वाइज जैसे मैं बता रही हूँ, या मैं लिखूं, मतलब लिखा हुआ है ना यहाँ पे इनहेरेंट लॉज कॉमन टू ऑल सोसाइटीज, मतलब नॉट यूनिवर्सल, हर जगह अपने हिसाब से लॉस रहे, मतलब सॉरी, ये यूनिवर्सल है, मतलब कि सारी जगह एक ही तरीके के प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाएंगे, एक ही तरीके से फॉलो किए जाएंगे। थर्ड, वेदर और नॉट दे आर रिटन डाउन और नॉट, अनकोडिफाइड होने से इनकी वैलिडिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोडिफाइड होने से इनको कोई बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं है। ठीक है, कोडिफाइड हो अनकोडिफाइड हो, ठीक है। देन दिस स्कूल ऑफ थॉट टेल्स अस दैट लॉ इज रैशनल एंड रीजनेबल, मतलब ये फोर्थ पॉइंट बन गया कि लॉ को इसमें रैशनल होना पड़ेगा, रीजनेबल होना पड़ेगा। एक इंसान की जो एक नॉर्मल समझ होती है ना, रीजनेबिलिटी जिसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, एक जो मेंटल एलिमेंट होता है, जो एक रीजनेबिलिटी होती है हर इंसान में कि अच्छा ये सही है ये गलत है। फॉर एग्जाम्पल, छोटे बच्चे होते हैं, आप उनको सिखाते हो कि किसी और स्टूडेंट का कुछ आप सामान उठा के मत लाना, तो एक बेसिक रैशनैलिटी रीजनेबिलिटी उनमें, अब दे डोंट नो कि आईपीसी में 378 में थेफ्ट है वो पनिशेबल है, बट आप उनको कुछ बताते हो तो एक रैशनल अंडरस्टैंडिंग, एक रीजनेबिलिटी बन जाती है, एक कॉमन मैन की अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, प्रूडेंस, ऑर्डिनरी प्रूडेंस के बारे में बात बन जाती है कि ये सही है और ये गलत है। बस यही नेचुरल लॉ स्कूल होता है। और हर जगह देखिए, ये पॉसिबल नहीं है कि सोसाइटी में होने वाले सारे ही फ्यूचर के क्राइम्स के लिए हम आज लॉ बना ले। एआई के बारे में 10 साल पहले तक कोई कुछ नहीं जानता, ठीक है, अब वो एआई बन गया है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता था कि हम 10 साल पहले ही एंटिसिपेट कर लेते कि एआई आने वाला है, हम उसके लिए लॉ बना के रेडी रख लेते हैं। अब आज से 50 इयर्स बाद क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, किस तरीके के क्राइम्स बढ़ने वाले हैं, किस तरीके के ऑफेंसेस होंगे, क्या नीड होगी, टेक्नोलॉजिकल नीड्स क्या होंगी, तो वी डोंट नो इट। तो हम क्या आज से उनके लिए लॉ बना के रख पाते हैं? तो लॉ इज नेवर सफिशिएंट कि आज का जो लॉ है दैट इज सफिशिएंट डन स्टैटिक, नो, law has to be progressive, right? So that is the point which is written here. Now this school of thought tells us that law is rational and reasonable. तो एक rationality, एक reasonability law में important है कि वो चीज अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। ठीक है, तो हमको एक एक छोटे से भी बच्चे को पता होता है कि ये अगर हम चोरी करेंगे तो वो चीज गलत होगी, क्यों? बिकॉज उसकी मम्मा ने उसको वो बात बताई होती है। इस तरीके से रैशनैलिटी बनती है, एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस बनती है। ठीक है, तो नेचुरल लॉ की जो प्रिंसिपल है ये बहुत बेसिक सी चीज है कि इट विल बी ऑलवेज रैशनल। ओके, तो ये 4 पॉइंट्स है। अब नेचुरल लॉ स्कूल, मैंने आपको सारे स्कूल ऐसे ही पढ़ाए हैं कि किसी भी स्कूल को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको स्कूल के बेसिक अंडरस्टैंडिंग और आइडियोलॉजी बताई है। अब क्योंकि मैंने वो आपको आइडियोलॉजी कहानी के फॉर्म में बताई, यू विल नेवर फॉरगेट इट, एंड दिस इज हाउ आई स्टडीड जूरिस्प्रूडेंस। एंड बिलीव मी, लाइक जूरिस्प्रूडेंस इज कंसिडर्ड टू बी अ सब्जेक्ट जो आप लोगों को भी पता होगा, कॉलेजेस में इट इज कंसिडर्ड टू बी लाइक, अरे यार सो बोरिंग है ना, कितना बोरिंग है, कितना लेंदी है, कितना रटना है, कितना याद करना है। बट व्हेन यू कन्वर्ट इट इनटू बेसिकली आइडियोलॉजीज एंड स्टोरीज, इट बिकम्स वेरी इजी। इट्स जस्ट लाइक कि 6 लोग खड़े हुए हैं आपके सामने और 6 लोगों का अलग अलग ओपिनियन है किसी एक चीज को लेके, बस इतना है। और स्कूल की सबसे बड़ी चीज है जूरिस्प्रूडेंस में, राइट? So, this school of thought tells us that law is rational and reasonable.
तो जब हम नेचुरल लॉ स्कूल अब हम आगे पढ़ने वाले हैं तो कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है कि हम इनहेरेंट लॉज के बारे में बात करेंगे, यूनिवर्सैलिटी ऑफ लॉ के बारे में बात करेंगे, कोडिफाइड एंड कोडिफाइड से हमें कोई लेना देना नहीं है, और रैशनल और रीजनेबल तो होना चाहिए, तभी वो नेचुरल लॉ होगा। करेक्ट। सो मूविंग फॉरवर्ड नाउ, अब स्टार्ट करते हैं हम। देखो, ठीक, नेचुरल लॉ को हम और क्या बोलते हैं? मॉरल लॉ। अरे यार, ठीक है, व्हाट वी कॉल नेचुरल लॉ, नेचुरल लॉ को हम बोलते हैं मॉरल लॉ। ठीक है, क्योंकि मॉरलिटी के हिसाब से चलता है, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज लीगल, व्हाट इज इलीगल। वी कॉल इट डिवाइन लॉ। ठीक है, नेचुरल लॉ हैज कनेक्शन विद डिवाइन लॉ, कि जो भगवान सही समझते हैं वो सही है। हमारी रैशनैलिटी रीजनेबिलिटी कहाँ से आती है? भगवान ने दी है। तो डिवाइन लॉ भी इसको कहते हैं, लॉ ऑफ रीजन, जैसे कि आपको पता ही है, लॉ ऑफ गॉड। ठीक है, तो ये सारे नाम है। मॉरल लॉ हो गया, डिवाइन लॉ हो गया, लॉ ऑफ रीजन हो गया, लॉ ऑफ गॉड हो गया, ये चारों चीजें। नाउ इनहेरेंट लॉ कॉमन टू ऑल सोसाइटीज, जिसके बारे में हमने अभी बात करी कि यूनिवर्सल होता है, ये सारी सोसाइटीज में यही फॉलो होता है, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल है ये रीजन के बेसिस पे है। और रीजन तो कभी, सी, मैं बहुत सिंपल सा आपको एग्जांपल दे रही हूँ। हिस्टोरिकल स्कूल जो था, उसके लिए लॉ का क्या था? कस्टम था, हिस्ट्री था, एंड पास्ट था। तो हर पर्सन, हर कंट्री का पास्ट सेम नहीं होता, क्योंकि इन सब पे बेस्ड था, इसीलिए लॉ भी डिफर करेगा। सेम तो चेंज नहीं होगा, इसलिए लॉ डायनेमिक होगा। सोसाइटी सोसाइटी। अब एक बात बताओ, पास्ट हर कंट्री का अलग हो सकता है, बट क्या रीजन और रीजनेबिलिटी और रैशनैलिटी हर इंसान की अलग हो सकती है? हर इंसान की हिस्ट्री अलग होती है, पास्ट अलग होता है, पर हर इंसान का रीजन तो सेम होता है ना। अगर एक नॉर्मल इंसान से देखा जाए, अगर आज मैं एक चीज को रीजनेबल मान रही हूँ, तो वो चीज रीजनेबल तो किसी और पर्सन के लिए भी होगी। रीजनेबिलिटी यूनिवर्सल होती है, इसीलिए इनहेरेंट लॉ और नेचुरल लॉ भी तो रीजनेबल होगा ना। एक सोसाइटी में, या सी, मर्डर करना इज रॉन्ग, अब चाहे वो कोई सी भी सोसाइटी हो। थेफ्ट करना इज रॉन्ग, झूठ बोलना, सिंपल सी चीज है। अब चाहे वो इंडियन झूठ बोले, चाहे वो अमेरिकन झूठ बोले, चाहे वो कोई भी पर्सन किसी भी कंट्री में कहीं पे भी झूठ बोले, दैट इज रॉन्ग। ये मॉरल लॉ हुआ, दैट इज इमोरालिटी। अब पास्ट तो अलग होता है ना। अब क्योंकि पास्ट अलग होता है, इसलिए हिस्टोरिकल स्कूल मानता था कि लॉ भी अलग होगा हर सोसाइटी का। बट क्योंकि रीजन सेम होता है हर सोसाइटी में, एक अंडरस्टैंडिंग हर ह्यूमन बीइंग में सेम होती है, इसलिए लॉ यूनिवर्सल होगा। ये मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि क्यों यहाँ पे हम रीजन को यूनिवर्सैलिटी से बोल रहे हैं। इन्होंने क्यों बोला कि लॉ जो है वो यूनिवर्सल होता है, और उन्होंने क्यों बोला कि लॉ जो है वो यूनिवर्सल नहीं होता है, क्योंकि उनका लॉ की अंडरस्टैंडिंग अलग चीज पे बेस्ड थी, इनकी लॉ की अंडरस्टैंडिंग अलग चीज पे बेस्ड है। ठीक है ना। रैशनल एंड रीजनेबल, हमने अभी काफी सारी बात कर ली इसके ऊपर कि रैशनल होगा, रीजनेबल होगा। द लॉजिकल प्रोग्रेशन फ्रॉम मॉरल्स। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने बोला, देखिए यहाँ पे लॉजिकल प्रोग्रेशन, अगर आज कोई चीज सही है, ठीक है, आप कोई भी एग्जांपल ले लो, इफ समथिंग इज राइट टुडे, वो लॉजिकली प्रोग्रेस होके कल उसको और डायनेमिक नेचर हो सकता है। ठीक है, आप इस तरीके से कोई भी पर्टिकुलर चीज को लॉजिकली प्रोग्रेशन आप उसका देख सकते हो। ठीक है, तो मॉरल से लॉजिकल प्रोग्रेशन के बारे में जो है वो बात करता है नेचुरल लॉ स्कूल। मुझे एग्जैक्ट एग्जांपल इसका भी क्लिक नहीं कर रहा है, अगर आपको क्लिक करा तो आप शेयर करना इसको कमेंट में। ठीक है, नाउ मॉरल रॉन्ग विल बी अगेंस्ट लॉ। ठीक है, मॉरल रॉन्ग, रॉन्ग क्या होगा? लॉ के अगेंस्ट होगा। अब इन्होंने, अब देखो आप समझ रहे हो, नेचुरल लॉ स्कूल के लिए मोरालिटी बहुत बड़ी चीज है। एनालिटिकल स्कूल के लिए मोरालिटी क्या थी? कुछ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं क्यों बार बार आपको एक स्कूल पढ़ाते पढ़ाते दूसरे स्कूल तक ले जा रही हूँ, जिससे आप लिंक कनेक्ट कर पाओ और याद रख पाओ, आपको रिवीजन की कम जरूरत पड़े। ओके, तो मोरालिटी के बारे में जब जब हम बात करते हैं, तो मॉरल रॉन्ग विल बी अगेंस्ट लॉ।
ठीक है। तो कोई भी इंसान अगर झूठ बोल रहा है तो दैट विल गो अगेंस्ट लॉ। ठीक है। अगर कोई पर्सन चोरी कर रहा है दैट विल गो अगेंस्ट लॉ, क्योंकि मॉरल भी रॉन्ग है, लीगल रॉन्ग तो है ही। ठीक है। तो इनके लिए मॉरल रॉन्ग, लीगल रॉन्ग से पहले मॉरल रॉन्ग थे। ओके। एंड देखिए नेचुरल लॉ स्कूल की हम बात करते हैं तो हम 3 फेजेस में स्टार्ट करेंगे। अब बेसिकली हम नेचुरल लॉ स्कूल स्टार्ट करेंगे। ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी कि नेचुरल लॉ स्कूल बोलता क्या है। देखो, आप 3 फेजेस पढ़ोगे, एंशियंट, मिडीवियल एंड रेनेसेंस। एंशियंट, मिडीवियल एंड रेनेसेंस। ठीक है, हम इसको फेजेस में पढ़ेंगे। सो मॉरल डिवाइन लॉ हो गया, इनहेरेंट टू ऑल सोसाइटीज हो गया, रैशनल रीजनेबल हो गया, लॉजिकल प्रोग्रेशन फ्रॉम मॉरल्स हो गया, मॉरल रॉन्ग विल बी अगेंस्ट लॉ। ये चीज याद रखना, मॉरल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस स्लाइड का। एंड स्टडी इनटू फेजेस। अब हम बात करते हैं, अब हम जाते हैं ग्रीस में। अब आप देख रहे हो एंशियंट फेज कितना पुराना है, 11th सेंचुरी, हम अभी 20th सेंचुरी में चल रहे हैं। अब ग्रीस की बहुत हिस्ट्री है, ऑल ऑफ अस नो, यू नो, ओलंपिक्स के टाइम के हिसाब से भी बहुत हिस्ट्री है ग्रीस की। सो ग्रीस में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही थी ड्यूरिंग दिस टाइम। क्या चल रही थी? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो बहुत ज्यादा, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही थी, तो वहां के जो ग्रीक थिंकर्स थे, ग्रीक थिंकर्स बहुत फेमस हैं। ठीक है, क्योंकि वो लोगों ने काफी कुछ वर्क भी किया है। तो ग्रीस में बेसिकली काफी सारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही थी, लॉ से रिलेटेड, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ लॉ। तो वहां के जो ग्रीक थिंकर्स थे, दे केम अप विद सम जनरल प्रिंसिपल्स। उस टाइम लॉ तो था नहीं, तो वो प्रिंसिपल्स लेकर आए। ठीक है। और ये प्रिंसिपल्स क्यों लाए? इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को टैकल करने के लिए। ठीक है। तो एंशियंट फेज में देयर वाज नो लॉ, जस्ट देयर वर प्रिंसिपल्स। और ये प्रिंसिपल्स भी ग्रीस के थिंकर्स ने बनाए थे। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही थी। ठीक है। अगर हम बात करें एंशियंट टाइम से कि जब ह्यूमन सिविलाइजेशन बनी, जैसे जैसे लोग हुए, दे स्टार्टेड फार्मिंग, एग्रीकल्चर, तो लड़ाई झगड़े स्टार्ट हुए। ठीक है, क्योंकि जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट वाला पॉइंट अराइज होने लगा, सिक्योरिटी वाला पॉइंट अराइज होने लगा। क्योंकि एक आइडियल सोसाइटी क्या होती है, आप मुझे बताओ। एक आइडियल सोसाइटी कैसी सोसाइटी होती है जहाँ एवरीथिंग गोज गुड। ठीक है ना, कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा, कोई किसी के यहाँ चोरी नहीं करेगा, कोई क्राइम्स नहीं होंगे, एक इंसान जो रह रहा है वो अपने हिसाब से अपनी लाइफ जी रहा है, कोई और पर्सन का कोई भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं होगा। सिमिलरली जितने भी लोग हैं उस सोसाइटी में, उनको किसी चीज का फेयर नहीं है। ठीक है, वो अपनी अपनी लाइफ बहुत आराम से जी रहे हैं। ठीक है, कोई भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, चाहे वो सिविल हो, क्रिमिनल हो, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ये एक आइडियलिस्टिक सोसाइटी होती है। और ऐसी सोसाइटी एग्जिस्ट कब करती थी? बहुत टाइम पहले, जब ह्यूमन सिविलाइजेशन ही स्टार्ट हुई थी। बट जैसे जैसे हमने फार्मिंग स्टार्ट करी, ठीक है, सिविलाइजेशन बढ़ा, यू नो, इन्वेंशन हुए, डिस्कवरीज हुई, तो ह्यूमन बींग्स, नेचर है, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए। ठीक है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुए। और आपको ये भी पता होगा, अगर आपने हिस्ट्री थोड़ा सा पढ़ा होगा, कि किंग सिस्टम बन गया था। ठीक है, एक पर्सन, इसके पास सारी रिसोर्सेज होंगी, उसकी बात सब मानेंगे, और वो वहां का किंग सिस्टम, इसका नाम किंग सिस्टम बाद में दिया गया, बट ये सिस्टम होने लगा था। ठीक है, अगर ये मान लीजिए एक सोसाइटी है, ग्रुपिज्म जो हम बोलते हैं, यहाँ एक ग्रुप बन गया, यहाँ एक ग्रुप बन गया, यहाँ एक ग्रुप बन गया, यहाँ एक ग्रुप बन गया। ठीक है, इन ग्रुप के ग्रुप लीडर्स हो गए। अब ये लोग लड़ेंगे आपस में, क्योंकि इस वाले को ये वाला एरिया भी चाहिए, इसकी रिसोर्सेज चाहिए, फिर ये यहाँ से जीत गया, अब इसको इसकी रिसोर्सेज भी चाहिए। सारे कॉन्फ्लिक्ट रिसोर्सेज के हुआ करते थे। तो ये उस टाइप की आइडियलिस्टिक सिचुएशन पहले एग्जिस्ट करती थी, एंड देन हम आगे प्रोग्रेस किए गए सोसाइटी में, तो इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट राइज होने लगे। क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट राइज होने लगे तो अब सब परेशान हो गए थे, है ना, क्योंकि सब एक दूसरे के काम में इंटरफेयर करेंगे तो कोई भी ढंग से नहीं जी पाएगा। देन एवरीबडी केम टुगेदर एंड डिस्कस्ड कि चलो, वी विल मेक सम सेट ऑफ प्रिंसिपल्स कि हम ये करेंगे और हम ये नहीं करेंगे, और जिसने ये किया उसको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है।
तो सम सेट ऑफ प्रिंसिपल्स वर क्रिएटेड, सम जनरल प्रिंसिपल्स वर क्रिएटेड, और जिनको लॉ का नाम नहीं दिया गया बट इनको लॉ के जैसे ही ट्रीट किया गया। ठीक है, so Greek thinkers developed natural law. There was political instability of law, therefore they came up with universal principles. तो इसलिए यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स लाए गए थे। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट थिंकर जो कि है सोक्रेटिस। नाउ सोक्रेटिस का क्या माना था? अ मैन हैज हिज ओन इनसाइट ऑफ राइट एंड रॉन्ग, रैशनैलिटी। मैंने बोला था हर इंसान में एक बेसिक समझ है। ठीक है, रीजन, एवरी पर्सन नोज व्हाट इज रैशनल, एवरी पर्सन नोज व्हाट रीजन। तो हर इंसान में उसकी खुद की इंसाइट है कि ये सही मैं कर रहा हूँ और ये गलत कर रहा हूँ, और हर इंसान की उसकी खुद की इंसाइट ऑफ राइट एंड रॉन्ग इज कॉल्ड नेचुरल लॉ, क्योंकि नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा है। किसी ने आके किसी को बताया नहीं है कि ये सही है ये गलत है, उसकी खुद की समझ है ये सही है ये गलत है, ये नेचुरली उसमें एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए नेचुरल लॉ है। मूविंग अहेड, एरिस्टोटल। ना एरिस्टोटल ने बोला था कि लाइफ ऑफ मैन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला क्या? मैन इज अ क्रिएचर ऑफ गॉड, और दूसरा क्या? मैन हैज अ क्वालिटी ऑफ रीजन बाय विच ही कैन डेवलप हिज ओन विल। ठीक है, क्या मतलब है इसका? कि हर इंसान में एक क्वालिटी ऑफ रीजन होती है जिससे वो खुद की विल डेवलप कर सकता है, एक खुद की इंसाइट होती है जिससे वो खुद राइट एंड रॉन्ग का पता लगा सकता है, खुद की विल को डेवलप कर सकता है। एक ये रीजन, क्वालिटी ऑफ रीजन हर पर्सन में एग्जिस्ट करती है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है, इनको डिस्कवर किया जाता है। मैं बार बार ये बोल रही हूँ, प्रिंसिपल्स जो होते हैं नेचुरल जस्टिस के, दे आर नॉट गिवन बाय एनी पर्सन, दे एग्जिस्ट ऑलरेडी इन ह्यूमन बींग्स। जो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है वो क्या होती है? हम उसको सिर्फ डिस्कवर कर रहे हैं, हम बना नहीं रहे हैं। दे आर नॉट बीइंग क्रिएटेड, दे आर जस्ट बीइंग डिस्कवर्ड, दे आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन एवरी पर्सन नोज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ठीक है, सो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कैन बी डिस्कवर्ड। मैन हैज अ क्वालिटी ऑफ रीजन बाय विच ही कैन डेवलप हिज ओन विल, उसकी खुद की अंडरस्टैंडिंग है, उसकी खुद की विल। मूविंग अहेड, I hope I'm audible, visible. Yeah, I am. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं टू स्टोइक। इनका क्या था? वर्ल्ड इज गवर्न्ड बाय रीजन, व्हेन मैन लिव बाय रीजन ही लिव्स नेचुरली। ठीक है, कि वर्ल्ड कैसे चलती है? रीजन से चलती है, रीजनेबिलिटी से चलती है। एंड व्हेन मैन लिव्स बाय रीजन, और जब इंसान कोई भी पर्सन वो करता है जो कि रीजनेबल है, वो नेचुरली रह रहा है। ठीक है, तो बेसिकली वर्ल्ड इज गवर्न बाय रीजन एंड व्हेन मैन लिव्स बाय रीजन ही लिव्स नेचुरली। बहुत बेसिक सी लाइन है, आई डोंट थिंक इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझाने का है। देन नेचर इज बाइंडिंग एंड पॉजिटिव लॉ मस्ट कंफर्म विद नेचर। ठीक है, पॉजिटिव लॉ के बारे में बात की हमने यहाँ पे। आपने अगर फर्स्ट क्लासेस पढ़ी होंगी तो आपको ध्यान होगा पॉजिटिव लॉ से हमें क्या याद करना है। एनालिटिकल स्कूल। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करना चाहूंगी। क्या है देखिए, पॉजिटिव लॉ मस्ट कंफर्म विद नेचर। इसका मतलब क्या हुआ? इन्होंने क्या बोल दिया? आपको ये समझ में आया होगा, है ना? तो नेचर इज ग्रेटर देन कमांड। ठीक है, तो जो नेचुरल लॉ है, जो नेचुरल प्रिंसिपल्स हैं, वो सारे काय से कंफर्म करेंगे? टू द पॉजिटिव लॉज। ठीक है, अब इनका मतलब ये नहीं है कि बस ये जनरल प्रिंसिपल्स बना दिए खत्म, अब आगे कुछ होने नहीं है। हमने पहले ही पढ़ा था, इट कैन बी कोडिफाइड और अनकोडिफाइड। तो अगर आप इन प्रिंसिपल्स को कोडिफाई कर भी रहे हो ना, कोई थर्ड पर्सन आकर उसको एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में कोडिफाई कर रहा है, ठीक है, तो भी जो नेचुरल लॉज ऑफ प्रिंसिपल्स होंगे वो कमांड से ऊपर होंगे। ठीक है, तो अगर कोई बाद में, अगर ये प्रिंसिपल आज एग्जिस्ट कर रहे हैं, कल को गवर्नमेंट बनी,
तो वो गवर्नमेंट भी इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए ही लॉ बनाएगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा क्या है जो इस तरीके की बात करता है कि नेचुरल लॉ प्रिंसिपल्स को हम ध्यान में रखेंगे और गवर्नमेंट इन प्रिंसिपल्स को देख के लॉज बनाएगी? डीपीएसपी। ठीक है, क्या होता है डीपीएसपी? अगेन अ पार्ट ऑफ द सिलेबस एंड आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है डीपीएसपी? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। थोड़ा सा डिस्कशन इस पे कर लेते हैं, आयरलैंड से ली गई है। क्या होती है डीपीएसपी? बेसिकली डीपीएसपी के बारे में क्या है कि ये एक ऐसे डायरेक्शंस होते हैं जो कि स्टेट को दिए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। ठीक है, काय के लिए? उनकी लॉ मेकिंग एंड पॉलिसी मेकिंग के लिए, कि जब आप पॉलिसी मेकिंग करोगे ना, तब आप इन पॉलिसीज का ध्यान रखना। ये जो पॉलिसीज यहाँ आर्टिकल्स दिए गए हैं, इन आर्टिकल्स का ध्यान में रखते हुए ही लॉज बनाए जाएंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव देता है स्टेट को। और डीपीएसपी का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। ठीक है, सो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी क्या है? ऑब्जेक्ट है डीपीएसपी का। तो डीपीएसपी बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे डायरेक्शंस दे रहा है, सॉरी, ऐसे डायरेक्शन दे रहा है कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को कि जब भी स्टेट पॉलिसी मेकिंग करेगी, लेजिस्लेचर लॉ बनाने बैठेगा, तो उसके दिमाग में डीपीएसपी होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि डीपीएसपी वेलफेयर के लिए है। अब क्या हिस्ट्री है डीपीएसपी के, क्यों बने और बाइंडिंग क्यों नहीं है? अच्छा, एक और चीज, इन्फोर्सेबल नहीं होते डीपीएसपी, ऑल ऑफ अस नो। ठीक है, इस पे एक डीपीएसपी का अलग ही 2-3 दिन की क्लास है अगर हम एट लेंथ उसको डिस्कस करें। बट जो बेसिक उसके पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं कि डीपीएसपी क्या है? इन्फोर्सिबल नहीं है, फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्सिबल है। इन्फोर्सिबल नहीं है मतलब क्या? कोई भी पर्सन डीपीएसपी उठा के ये नहीं बोल सकता कि ये तो मेरा राइट है, आप इसको इन्फोर्स करो। आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते डीपीएसपी लेके कि ये मेरा राइट है और आप इसको इन्फोर्स करो। अगर किसी भी पर्सन का राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन्फ्रिंज हो रहा है, वायलेट हो रहा है, वो जाके सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन करे, हाई कोर्ट में कंप्लेन करे, और उसको वो राइट दिया जाएगा। ठीक है, उसको उस राइट को अपहेल्ड किया जाएगा, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट है। उसकी बिना मानते हैं कि फंडामेंटल राइट के बिना एक पर्सन की बेसिक लाइफ भी नहीं एग्जिस्ट करती। ठीक है, इसलिए फंडामेंटल राइट्स का जो अगर हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करें तो उनकी जो वैल्यू है बहुत ऊपर एग्जिस्ट करती है, क्योंकि वो इन्फोर्सिबल है। किसी भी पर्सन का राइट टू रिलीजन हर्ट हुआ, वो कोर्ट जा सकता है और उसको इन्फोर्स करवा सकते हैं कि मेरा राइट है, मुझे इसको एक्सरसाइज करना है। डीपीएसपी ऑन द अदर हैंड इज नॉट इन्फोर्सेबल। सिर्फ ये डायरेक्शंस है जो कि स्टेट को दी जाती है कि लॉ मेकिंग में आप इनका ध्यान रखिएगा। अब ये डिफरेंस क्यों कि डीपीएसपी इन्फोर्सिबल है एंड सॉरी, डीपीएसपी इन्फोर्सिबल नहीं है, फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्सिबल है, ऐसा डिफरेंस क्यों? ऐसा डिफरेंस इसलिए है क्योंकि देखिए, जब हमारा स्टेट जो हमारी कंट्री है इंडिपेंडेंट हुई, तो हमारे पास इतनी रिसोर्सेज नहीं थी। ब्रिटिशर्स ऑलरेडी हमारा बहुत सारी रिसोर्सेज लेके जा चुके थे, राइट? तो हमारे पास बहुत कम रिसोर्सेज थी। अब क्योंकि वी हैड सो लेस ऑफ रिसोर्सेज और हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी थी, आज भी है। ठीक है, तो उस टाइम ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत विवाद चल रहा था, क्योंकि हिंदू मुस्लिम्स तो चल ही रहा था, उसके अलावा कंट्री में भी क्योंकि एक प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर नहीं चल रहा था, तो बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी थी। तो उस टाइम हमारी क्या नीड थी कि हमने जितना जितना बेसिक नीड थी, जितनी रिसोर्सेज थी, उतने हमने लॉज बना दिए। ठीक है, बट जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनको पता था कि दिस इज नॉट द एंड गोल। ठीक है, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स बनाने से, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से नहीं होगा। आगे भी कंट्री बढ़ेगी, और जैसे जैसे कंट्री बढ़ती जाएगी, हमारी नीड्स बढ़ती जाएंगी, हमारे लॉ की नीड्स बढ़ती जाएंगी। तो एनीथिंग जो कि आज हमारे पास उसके लिए रिसोर्सेज नहीं है, हमारे लिए आज उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, बट कल को तो होगी, आज से 50 साल बाद होगी, 70 साल बाद होगी, और तब वो लॉज बनाए जाए। ठीक है, अब ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज, तब रिसोर्सेज नहीं थे, अब रिसोर्सेज हैं, तो अब हम उनकी बेसिस पे लॉ बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए इनको एनफोर्सेबल नहीं रखा था। इनको बोला था आप समय देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बेसिकली हमको स्टेट को डायरेक्ट दे दिया था कि आप टाइम एंड आप देखिए, टाइम सही है, सिचुएशन सही है, कंडीशंस देखिए, आप डीपीएसपी को इन्फोर्सेबल करते जाइए। आप डीपीएसपी से एक एक उठाइए, आपके पास रिसोर्सेज है, आप इनको फंडामेंटल राइट्स में डालते जाइए। बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ, यूसीसी।
सबको पता होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, आजकल बहुत डिबेट चल रही है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड जो बी आर अम्बेडकर जी हैं, उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर काफी उन्होंने इंपॉर्टेंस बताई थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। बट क्योंकि इंडिपेंडेंस के टाइम बहुत ज्यादा कल्चरल डिफरेंसेस एंड इंस्टेबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं था, सब लोग बटे हुए थे, सबके ओपिनियंस बटे हुए थे। तो क्योंकि ऑलरेडी हमारी कंट्री में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन को ऐसा कौन सा रिलीजन है जो नहीं है, सभी रहते थे। तो उस टाइम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना पॉसिबल नहीं होता था। इसलिए उन्होंने आर्टिकल 144 में यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड डीपीएसपी डाल दिया कि जब हमारी कंट्री पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अचीव कर लेगी, जब हमारे पास रिसोर्सेस होगी, जब हमारी कंट्री का एजुकेशन लेवल अच्छा हो जाएगा, तब हम उस यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई कर देंगे और उसको इन्फोर्सेबल कर देंगे। ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल भी रही है। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बोला यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए, लाना चाहिए, लाना चाहिए, एंड अब फाइनली गवर्नमेंट उसके ऊपर काम कर रही है। ठीक है। तो डीपीएसपी क्यों इन्फोर्सेबल होते हैं, क्यों इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं, और फंडामेंटल राइट्स क्यों इन्फोर्सेबल होते हैं, हमने इसके बारे में पढ़ा। कभी हमें टाइम मिला तो वील डिस्कस एट लेंथ फंडामेंटल राइट्स इन डीपीएसपी, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो सॉरी गाइस। ओके। सो यस, सो नेचर इज बाइंडिंग एंड पॉजिटिव लॉ मस्ट कंफर्म विद नेचर। सो नेचर, जो नेचुरल लॉ है वो बाइंडिंग होता है। ये ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, यूनिवर्सल हैं, सब पे लगते हैं, एक ही तरीके से लगते हैं और बाइंडिंग है, ये सबको मानने ही है। पॉजिटिव लॉ है वो इस नेचुरल लॉ के अकॉर्डिंगली बनाया जाएगा। अगर ये 5 प्रिंसिपल आज नेचुरल लॉ के हैं, तो आप गवर्नमेंट श्योरली आके आगे गवर्नमेंट बन सकती है, वो लॉ बना सकते हैं। बट वो जो भी लॉ बनाएंगे ना, वो ये सारे प्रिंसिपल्स कंटेन करेगी। ठीक है। यही मानना है इन नेचुरल लॉ स्कूल के स्टोइक का। सही भी था उनका मानना, राइट। ठीक है। नाउ वी मूव अहेड टू सिसेरो। ठीक है। सिसेरो, अच्छा, इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दैट लॉ इज द हाईएस्ट रीजन। ये कई बार क्वेश्चन प्री में मतलब प्री में ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछा जाता है। सिसेरो, लॉ इज द हाईएस्ट रीजन implanted in nature which commands that which commands what are to be done, what is to be done होगा, and forbids the opposite। ठीक है। this reason when firmly fixed and fully developed in human minds is law। तो इन्होंने क्या बोला कि लॉ इज द हाईएस्ट रीजन इम्प्लांटेड इन नेचर। रीजन के बारे में बात करी इन्होंने भी, एक हाईएस्ट रीजनिंग। ठीक है। इम्प्लांटेड इन नेचर विच कमांड्स व्हाट ऑट टू बी डन, जो कि क्या बताता है कि क्या होना चाहिए। व्हाट ऑट टू बी डन मतलब क्या राइट है, क्या होना चाहिए, एंड क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है। एंड व्हाट फॉरबिड्स द ऑपोजिट। दिस रीजन व्हेन फर्मली फिक्स्ड एंड फुली डेवलप्ड इन ह्यूमन माइंड इज लॉ। अब बस इसी को आपने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, डेवलप कर दिया ह्यूमन माइंड में, और इसको आपने बना दिया लॉ। समझा आप इसका पूरा, इनका पूरा पैराग्राफ। अभी क्योंकि हम इतना पढ़ के आ रहे हैं, तो अब आपको ये लाइन समझना बहुत आसान हो जाएगी। क्या है, लॉ इज द हाईएस्ट रीजन इम्प्लांटेड इन नेचर, ये चीज समझ में आई। ठीक है। रीजनिंग है विच कमांड्स व्हाट इज टू बी डन, कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये रीजनिंग आपको समझ में आ गई दैट दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग, ये आपको करना है, ये आपको नहीं करना है। एंड दिस रीजन व्हेन फर्मली फिक्स्ड, अब इस रीजन को आपने फिक्स कर दिया, मतलब इसको बेसिकली आपने क्या कर दिया, एक रूप दे दिया, एक स्ट्रक्चर दे दिया, फिक्स कर दिया। ठीक है, कि ये प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल 1, प्रिंसिपल 2, प्रिंसिपल 3, ह्यूमन माइंड में डेवलप कर दिया, फिक्स कर दिया, तो बस यही लॉ बन गया। तो नेचुरल लॉ कुछ नहीं है, एक ह्यूमन माइंड की रीजनिंग है, अंडरस्टैंडिंग है ऑफ राइट एंड रॉन्ग, व्हेन फिक्स्ड बिकम्स लॉ। सिंपल फॉर्मूला में, अगर आपकी फर्स्ट क्लास है तो आपको नहीं पता होगा, पहले की क्लासेस देखिएगा, हाँ ऐसे फॉर्मूलाज बना बना के पढ़ते हैं जिससे कि आपको याद करना आसान हो जाए। ठीक है। देयर इज अ रीजन, राइट एंड रॉन्ग की अंडरस्टैंडिंग, यानी उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दे दिया जाए। ऑल्सो इन्होंने क्या बोला था,
कि या व्हाट इज इट, लॉ क्या है? प्रैक्टिकल, लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग एंड थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ। तो इन्होंने बेसिकली इसी चीज में सिसेरो ने जो प्रिंसिपल्स के बारे में स्टोइक में अरिस्टोटल ने बात करी है, बट जब हमने सोक्रेटिस पढ़ा, इनको पढ़ा, हमने जब एरिस्टोटल पढ़े, ठीक है, जब हमने स्टोइक के बारे में पढ़ा, ठीक है, तो हम इन तीनों में हमने देखा कि ये लोग प्रिंसिपल्स के बारे में बात करें, कहीं पे भी स्ट्रक्चर नहीं दिया। उन्होंने बोला कि ह्यूमन माइंड में एग्जिस्ट करता है, उन्होंने बोला कि ये चीज ह्यूमन माइंड में एग्जिस्ट करती है, ये एक रीजन है। स्ट्रक्चर देने वाले सिसेरो थे, इसीलिए सिसेरो नेचुरल लॉ के लिए इंपॉर्टेंट पर्सन बन जाते हैं, और उनकी ये लाइन ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या बोल दिया? फुली फॉर्मली फिक्स्ड एंड फुली डेवलप्ड इन ह्यूमन माइंड इज लॉ। करेक्ट। तो इन्होंने उसी चीज को बोल दिया कि आप इसको फिक्स करो, ये प्रिंसिपल्स है आपके ह्यूमन माइंड में एग्जिस्ट करते हैं, बट आप इनको फिक्स तो करो कि वो क्या क्या रीजंस हैं, वो क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। मूविंग अहेड टू मिडीवल पीरियड, ठीक है। अब मिडिवल पीरियड हम 11th 12th सेंचुरी हमने देख ली, जो कि एंशियंट पीरियड था, हमने सोक्रेटिस, एरिस्टोटल एंड सिसेरो, हमने स्टोइक, इन सबके बारे में बात करा। अब हम 13 एंड 14 सेंचुरी देखेंगे। अच्छा, इसमें जो पर्सन इंपॉर्टेंट है वो कौन है? थॉमस एक्विनस, ठीक है। Now, he gave a more practical, logical, and systematic understanding and theory of natural law. ठीक है। तो एंशियंट टाइम में बहुत ज्यादा सब चीजें प्रिंसिपल और ह्यूमन माइंड में एग्जिस्ट कर रही थी। सिसेरो ने आके उनको बोला कि थोड़ा सा उसको फिक्स किया जाए। जब हम मिडिवल पीरियड में आगे बढ़े ना, तो यहाँ चीजें थोड़ी प्रैक्टिकल हो गई, लॉजिकल हो गई, सिस्टमैटिक। सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल लॉ की सबसे बड़ी कमी थी कि सिस्टमैटिक नहीं था, ठीक है। सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग एंड थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ, ठीक है। तो प्रैक्टिकलिटी, लॉजिकल चीजें इसमें इन्होंने थॉमस एक्विनस में मिडिवल पीरियड में ऐड करी थी। ही डिफाइंड दैट नो व्हाट नो just one second, okay, this is law. He defined law as the obedience of reason. He defined law as the obedience of reason for the for the common good, for the care of community, and divided law into अभी पार्ट्स जो मैं बताऊंगी आपको। तो इन्होंने क्या करा? लॉ को कैसे डिफाइन करा? ओबीडियंस ऑफ रीजन, की एक रीजन है, आप उस चीज को ओबे कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? कॉमन गुड, सबके हित के लिए, सामूहिक हित के लिए, सबके गुड के लिए। फॉर द केयर ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी के लिए। एंड उन्होंने फिर 4 पार्ट में डिवाइड करा, जो भी मैं डिस्कस करती हूँ आपको, ठीक है। तो बेसिकली मिडिवल पीरियड के बारे में बात करते हैं। इन्होंने कैसे डिफाइन किया थॉमस एक्विनस ने कि लॉ क्या है? आप एक रीजन है, आप उसको मान रहे हो, और आप उसको क्यों मान रहे हो? कॉमन गुड के लिए मान रहे हो, कम्युनिटी के लिए मान रहे हो। एक कॉमन गुड, दिस इज द रीजन एंड दिस इज द रीजन। सो दीज आर बोथ रीजंस व्हाई यू आर ओबेइंग टू द लॉ, ठीक है। देयर इज नो सैंक्शन बिहाइंड इट। आप, आई थिंक now you'll be able to understand the difference between what the analytical school and the natural law school. Natural law school does not directly talks about any kind of sanction, but in medieval period, when we talk about Sir Thomas Aquinas, he says that you are actually conforming to the law. In what sense? In the sense that आपको community का benefit देखना है, आपको common good देखना है, okay? So यहाँ पे enforcement reason is not sanction. The reason of enforcing this natural law is common good and community. किस तरीके से? Sociological school की तरीके से। व्हेन वी स्टडीड अबाउट ड्यूगिट, तो हमने वहां देखा था कि लॉ क्यों चाहिए? सोशल सोलिडारिटी के लिए, कि कोई इंसान अपने आप में कंप्लीट नहीं है, ओके। तो देयर इज अ नीड ऑफ इंटरडिपेंडेंस, ठीक है। एवरी पर्सन इज डिपेंडेंट ऑन एवरी अदर पर्सन। सो इसलिए लॉ को माना जाता था, क्योंकि सब एक दूसरे पे निर्भर थे। एंड you have to abide by the law or the societal norms and principles, and if you will not abide by them, आपको सोसाइटी से निकाल दिया जाएगा। सो इन ऑर्डर टू बी अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, यू हैव टू अबाइड बाय लॉ। ये क्या था? सोशलॉजिकल स्कूल में ड्यूगिट जो जूरिस्ट थे, उनका मानना था। नेचुरल लॉ स्कूल क्या बोलता है? दैट यू हैव टू ओबे लॉ, यू हैव टू ओबे रीजनिंग फॉर द कॉमन गुड एंड फॉर द कम्युनिटी, ठीक है। तो सैंक्शन में ये चीज नहीं थी कि कोई सैंक्शन है, पनिशमेंट है। यहाँ पे कॉमन गुड और कम्युनिटी के बारे में बात की गई थी। I don't think we'll be able to complete a natural law school today, but even if in case we are not able to, then we'll continue it tomorrow.
ओके। एंड डिवाइडेड, इन्होंने लॉ को चार पार्ट बताए थे कि इन्होंने, बस इतना याद रखना, क्या क्या था? लॉ ऑफ गॉड, डिवाइन लॉ, नेचुरल लॉ, एंड लास्ट में ह्यूमन लॉ। ठीक है। सो लॉ ऑफ गॉड हो गया, डिवाइन लॉ हो गया, नेचुरल लॉ हो गया एंड ह्यूमन लॉ हो गया। इन्होंने ये चार टाइप्स बताए थे, किसने, किन्होंने? थॉमस एक्विनस ने। तो पॉजिटिव लॉ, इन्होंने एक चीज और बोली थी कि पॉजिटिव लॉ इज वैलिड ओनली इफ इट इज कंपैटिबल विद नेचुरल लॉ। अभी हमने जस्ट इससे पहले क्या पढ़ा था? स्टोइक ने भी ये चीज बोली थी। Just 1 second. ठीक है। सो नेचर इज बाइंडिंग एंड पॉजिटिव लॉ मस्ट कंफर्म विद द नेचर। ये लिखा हुआ है कि पॉजिटिव लॉ को नेचर से कंफर्म करना है, मतलब नेचुरल लॉ इज बिगर देन योर कमांड थ्योरी, नेचुरल लॉ इज बिगर देन ऑर्डर ऑफ द सोवरेन। तो सेम चीज यहाँ पे मिडिवल पीरियड में भी, मैं क्योंकि आपको स्टार्टिंग में समरी दे देती हूँ ना, तो आपको ये चीज समझ में आती होगी कि ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्यों इस तरीके से बोल रहे हैं, है ना? तो पॉजिटिव लॉ तभी वैलिड होगा जब वो नेचुरल लॉ से कंपैटिबल होगा। अगर ये चार नेचुरल लॉ के प्रिंसिपल्स हैं, बाद में आप गवर्नमेंट बनाते हो 25-30 साल बाद, तो वो गवर्नमेंट लॉ बनाए, अच्छे से बनाए, बट उनका जो लॉ होगा ना, वो इस प्रिंसिपल्स को कंफर्म करना चाहिए कि वो इन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली ही आप लॉ बनाओगे। और अगर इन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली आपने लॉ नहीं बनाया तो वो इनवैलिड लॉ हो जाएगा। इसी, so positive law is valid only if it is compatible with the natural law. Moving ahead. अच्छा, अब एक चीज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन फिलोसॉफिकल स्कूल एंड नेचुरल स्कूल। अच्छा, उससे पहले आई ऑल्सो वांट टू डिस्कस वन मोर थिंग। कि जब नेचुरल लॉ, देखिए नेचुरल लॉ, ये जो लाइन लिखी है ना, पॉजिटिव लॉ इज वैलिड ओनली इफ इट इज कंपैटिबल विद नेचुरल लॉ। अब ये जो हम पढ़ रहे हैं नेचुरल लॉ में, इस टाइम पे और जिस एरिया में ये थिंकर्स डेवलप हुए थे, these thinkers, वहाँ एवरीथिंग वाज कैथोलिक, है ना? तो वो, जैसे हमने देखा ना, डिवाइन लॉ है, मॉरल लॉ है, लॉ ऑफ गॉड है। तो वहां पे जो प्रिंसिपल्स थे उनका कहीं ना कुछ बेस डिवाइन लॉ पे भी रहता था। तो वो मानते थे कि जो कैथोलिक फेथ है ना, जो क्रिश्चियन फेथ है बेसिकली, दैट, उसमें आप एड लॉजिक टू इट। ठीक है। इन द कैथोलिक फेथ आप लॉजिक ऐड कर दो। ठीक है, ये उनका मानना था। तो कैथोलिक जो लॉ बताते हैं और उसमें लॉजिक, मतलब आप उसमें गवर्नमेंट लिया, मतलब बेसिकली जो मॉरल लॉज हैं आप उसमें पॉलिटिकल लॉज इंक्लूड कर दो, मतलब आपको उसको वैलिड करने के लिए, स्ट्रक्चर देने के लिए आप उसमें गवर्नमेंट का पोर्शन ऐड कर दो, मतलब लॉजिक ऐड कर दो। ये मानना था। तो ये स्टिल ऐसा जब वो बोल रहे हैं ना, इसका मतलब वो ये रख रहे थे कि चर्च इज ऑफ मोर इम्पोर्टेंस, मतलब चर्च की जो प्रिंसिपल्स हैं, चर्च को ज्यादा माना जाएगा देन सोवरेन। ठीक है। तो क्रिश्चियन फेथ प्लस लॉजिकल थ्योरी, जो मैंने आपको यहाँ बताया, और दूसरी चीज, अथॉरिटी ऑफ चर्च इज मोर देन द अथॉरिटी ऑफ सोवरेन, राइट? क्योंकि इस टाइम चर्च सिस्टम चलता था ना, रिलीजन, गॉड, ये सारी चीजें थी। गवर्नमेंट तो आई नहीं थी, बट उन्होंने फ्यूचरिस्टिक पर्पज से बोला कि गवर्नमेंट भी आए, लॉ बनाए, बट वो कन्फाइन करे टू द नेचुरल लॉ के प्रिंसिपल्स। अब हम देखते हैं द डिफरेंस बिटवीन
फिलोसफिकल स्कूल एंड नेचुरल लॉ स्कूल। देखिए इनमें बहुत सिंपल सा एक डिफरेंस है, मैं यहाँ लिखती हूँ फिलोसफिकल स्कूल का। फिलोसफिकल स्कूल के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करें, क्या बोलना था? कि हम लॉ एक्सेप्ट करने को तैयार है, बता दीजिए क्या है लॉ, कैसे हम उसको फॉलो करें, ठीक है, क्या एडवांटेजेस होंगे, क्या डिसएडवांटेजेस होंगे, ठीक है। तो ये क्या थी, दिस वाज द सिचुएशन आफ्टर लॉ ऑलरेडी केम, तो लॉ आ चुका था, ठीक है, लॉ वाज एक्सेप्टेड, उसके बाद ये सिचुएशन थी। तो इनको सिर्फ ये मानना था कि हम ये क्या है और हम इसको कैसे फॉलो करें और हम इसको क्यों फॉलो करें। तो लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था फिलोसफिकल स्कूल के लिए, हमने इसको मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, बस बता दो कैसे करना है, क्या करना है और क्यों करना है, व्हाट वाई हाउ, ये था। ऑन द अदर हैंड नेचुरल लॉ स्कूल क्या है, इनका क्या मानना था कि ये लॉ आने से पहले, कि हम देख रहे हैं हम प्रिंसिपल्स के बारे में बात कर रहे हैं, नेचुरल लॉ स्कूल कहीं पे भी लॉ के बारे में बात नहीं कर रहा है, प्रिंसिपल्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि तब लॉ एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है। तो ये क्या सिचुएशन बताता है नेचुरल लॉ स्कूल, बिफोर द लॉ की, ठीक है, लॉ के आने से पहले, एंड इफ एवरीवन हैज लॉजिक एंड रीजन वी विल नॉट इवन नीड लॉ। तो अगर हर इंसान के पास रीजन है, लॉजिक है, तो वी डोंट नीड लॉ देन। ठीक है। तो एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग आपको फिलोसफिकल स्कूल में और नेचुरल लॉ स्कूल में समझ में आई, कि फिलोसफिकल स्कूल वो सिचुएशन है और कंडीशंस हैं जो कि लॉ के आने के बाद ही, कि हम ओके लॉ आ गया है, हम इसको मानने को तैयार है, हमको बता दो आप कि हमें इसको यूज कैसे करना है। नेचुरल लॉ स्कूल क्या बोलते हैं, लॉ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हर इंसान में रीजन है, हर इंसान में लॉजिक है, उस चीज को आप अपनाओ, हर इंसान अपना अपना रीजन लगाए, हर इंसान अपना अपना लॉजिक लगाए, यू विल नॉट इवन नीड लॉ। तो ऐसा नेचुरल लॉ स्कूल का मानना था, बेसिस थी, ठीक है। अब हमने जो पढ़ना है वो रेनेसेंस पीरियड है, ठीक है। ओके आई डोंट थिंक आज पूरा रेनेसेंस कंप्लीट हो पाएगा, बट स्टिल मैं आपको एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग दे देती हूँ। एंड दिस रेनेसेंस पीरियड इज द लास्ट इन नेचुरल लॉ स्कूल। सी, रेनेसेंस पीरियड में क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, थॉब्स एंड उनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेनेसेंस पीरियड, इसमें ही सबसे ज्यादा डिस्कशन हुआ है, सबसे लेंथीएस्ट पार्ट है ये। तो रेनेसेंस पीरियड में क्या मानना था कि मैन लिव्ड इन अ chaotic स्टेट, ठीक है, काय की, फियर की, सेल्फिशनेस की, एंड टू गेट रिड ऑफ मिजरीज ही सरेंडर्ड ऑल हिज राइट टू अ सिंगल पर्सन। अब आप देख रहे हो किस तरीके से चेंज हुआ है। एंशियंट लॉ में आइडियलिस्टिक, कोई किसी को परेशान नहीं करेगा, हर इंसान अपना अपना काम करेगा, इस तरीके से वो उनका मानना था, बहुत ही आइडियलिस्टिक सोसाइटी में चलते थे। मिडीवल पीरियड में आए तो उन्हें थोड़ा थोड़ा माना, ठीक है गवर्नमेंट को आने दो, गवर्नमेंट लॉ बनाएगी बट हमारे प्रिंसिपल्स को माने। रेनेसेंस में आप देख रहे हो एकदम आइडियलिस्टिक सिचुएशन से आप कहाँ हो गए हो, आ गए हो, फियर, सेल्फिशनेस, मिजरीज, ठीक है। तो यहाँ तो ये सब एग्जिस्ट ही नहीं करती थी ना, कोई फियर नहीं है, कोई सेल्फिश नहीं है, नो मिजरीज। टाइम के साथ साथ जब सिविलाइजेशन बढ़ी, ह्यूमन रेस प्रोग्रेस करी, तो ये सारी फीलिंग्स आ गई, ऐसी चीजें होने लगी, ठीक है। तो जो नेचुरल लॉ का बेसिस था ना कि हर इंसान सही करेगा, लॉ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हर इंसान के पास रीजन है, वो रीजन यूज करे, कहाँ गया वो सब गायब। सो रेनेसेंस पीरियड और एंशियंट पीरियड में आप देख रहे हो अंतर। अब इनका क्या मानना था, थॉमस हॉब्स वाज द पर्सन जो कि रेनेसेंस पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट जूरिस्ट थे, ठीक है। अभी हम तीन लोगों के बारे में पढ़ेंगे, हॉब्स, लॉके एंड रोजेयू। सो उन्होंने बोला था कि मैन जो है वो एक आइडियलिस्टिक नहीं, क्योटिक स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, जहाँ पे फियर है, सेल्फलेसनेस है, मिजरीज है, और क्योंकि उसके पास इतनी फियर है, सेल्फिशनेस है, मिजरीज है, उसको सरेंडर करना है अपने सारे राइट एक सिंगल पर्सन को। और ये सिंगल पर्सन कौन हो गया, गवर्नमेंट, ठीक है ना।
सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी वेयर वी सरेंडर राइट्स टू वन पर्सन फॉर सिक्योरिटी। तो इन्होंने, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ये अगेन प्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी किसने दी है और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का मतलब क्या होता है ना। थॉप्स ने दी थी और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का मतलब हम आगे समझ रहे हैं। ओके, सो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी वे वी सरेंडर राइट्स टू वन पर्सन फॉर सिक्योरिटी, कि क्योंकि इतनी सारी मिजरीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, सेल्फिशनेस है, फियर है, तो इसलिए हम लोग अपने सारे राइट्स दे देते हैं एक पर्सन को जो कि है गवर्नमेंट, सिक्योरिटी के लिए। और ये अब हम सबके राइट्स का ध्यान रखें। एग्जाम्पल देती हूँ, मान लीजिए लॉ नहीं है, ये एक एरिया है, यहाँ पे ये दो घर है, ठीक है। जस्ट वन सेकेंड। ओके, ये दो घर हैं, ठीक है। अगर हम मान लीजिए ये जो पर्सन है, ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, ये जो बी पर्सन है ए को बहुत परेशान करता है, ठीक है, और इसके कारण न्यूसेंस क्रिएट हो रही है, ट्रेसपास क्रिएट हो रहा है, तो बहुत ज्यादा परेशान है, ठीक है। तो ए फियर है, इसलिए अब नेचुरल लॉ स्कूल जो कि एंशियंट टाइम का है, उसके अकॉर्डिंगली वर्ड, उसके अकॉर्डिंगली तो ये है कि आइडल सोसाइटी है, ये भी सही करे, ये भी सही करे, पर क्या आप बी सही कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। तो नाउ नाउ व्हाट, आपको कुछ तो लेके आना पड़ेगा कि बी को रोकें आप। तो इसलिए जो रेनेसेंस पीरियड में जो चेंज आया था वो ये था कि ए बोलते कि मैं अपने राइट एक थर्ड पर्सन को दे रहा हूँ, सी को, और मेरे को अब कोई प्रॉब्लम होगी ना तो मेरे राइट, मेरे बिहाफ पे ये सी लड़ेगा और ये सी बी को पनिश करेगा। आज यही चलता है। अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो लॉ क्या बोलता है, अगर सिंपल से सिचुएशन ले कि आज हमारी फॉर एग्जांपल हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, हमारे यहाँ चोरी होती है, तो क्या हम जाते हैं चोर को पकड़ने या हम क्या उसको मारते हैं? नहीं, हम सी पर्सन के पास जाते हैं, पुलिस एंड गवर्नमेंट, कि आप जाओ, आप हमारे बिहाफ पे बी को पकड़ो और इसको पनिश करो, राइट। तो ये चीज फिर यहाँ पे रेनेसेंस पीरियड में आ गई कि मैन हैज अ नेचुरल डिजायर ऑफ सिक्योरिटी। हर इंसान के पास एक सिक्योरिटी की उसकी एक डिजायर होती है, एंड इट कैन बी अचीव्ड ओनली बाय, और ये आप कब अचीव कर सकते हो? आप एक सुपीरियर अथॉरिटी अचीव करोगे ना, वो ही कर पाएगा इसको, ठीक है। अगर यही इंसान बी से लड़ने लगेगा तो ये अपना काम कब करेगा, है ना। और बी को रोकना भी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली यही कि सुपीरियर अथॉरिटी होना जरूरी है, और ये सोवरेन पे आ गए, रेनेसेंस पीरियड तक आते आते ये सोवरेन तक आ गए। पर सोवरेन फिर भी क्या करेगा? मस्ट कमांड विद नेचुरल लॉ, ठीक है, वी आर कंप्लीटली एक्सेप्टिंग, अब हमको सोवरेन चाहिए, पर वही बात है, जो नेचुरल लॉ है वो तो आपको मानना ही पड़ेगा, आप आर्बिट्री नहीं हो सकते हो, आर्बिट्रीनेस नहीं है जो कि एनालिटिकल स्कूल में थी, ठीक है। तो यहाँ पे आते आते गवर्नमेंट की नीड के बारे में बात हो गई, ठीक है। तो जब हम यहाँ तक आए तो हमारे लिए गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंस आ गई कि हमको गवर्नमेंट चाहिए, हर इंसान को सिक्योरिटी चाहिए, और ये सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब हम एक सुपीरियर अथॉरिटी को स्टैब्लिश करेंगे। और ये जो सुपीरियर अथॉरिटी जिसका नाम है सोवरेन, ये नेचुरल लॉ प्रिंसिपल्स को ही अबाइड करके लॉ बनाएगा, और इन्हीं प्रिंसिपल्स के थ्रू कोई भी और एक्ट किया जाएगा, ठीक है। काफी क्योटिक स्लाइड हो गई है अब। सो यस, सो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं। तो आज हमने रेनेसेंस पीरियड के बारे में पढ़ा नेशनल लॉ स्कूल में। अभी हमारा रेनेसेंस पीरियड में दो और ज्यूरिस बचे हुए हैं, जिनका नाम है लॉक एंड रोसियो, एंड थोड़ा सा पोर्शन है उसका भी, इट विल गेट completed in about maybe 10-15 minutes, and then we'll start with the last school of our jurisprudence, जो कि रियल स्कूल। तो वो भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली बाय द नेक्स्ट क्लास हमारा jurisprudence में सारे स्कूल्स कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, सो या सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज कमेंट करके बताइए, एंड थैंक यू।